हेलो दोस्तों, इमोशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली जीके जीएस का टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग इसमें टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 9 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न में कहा गया कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगर पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। यह उत्तरी गोलार्ध की बात हो गया। अगर यही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होगा और सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। बस यह उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को और सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून को। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है, आग्नेय चट्टान नहीं है। तो डोलोमाइट यह आग्नेय शैल नहीं है, एक नंबर हो जाएगा। यह जो है यह तलछटी प्रकार का चट्टान है। तटों से हल्के समुद्री अभिमुखी ढलान को क्या कहा जाता है। समुद्री अभिमुखी ढलान को महाद्वीपीय कगार कहा जाता है। महाद्वीपीय कगार कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा कृषि योग्य भूमि क्षेत्र वह भारत में है, भारत में स्थित है। और दूसरे नंबर पे हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पे है और चीन तीसरे नंबर पे आता है। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चैनल एवं नीचे किनारा बंदी को क्या कहा जाता है। तो इसको बाढ़ क्षेत्र कहा जाता है। इस सभी को बाढ़ क्षेत्र कहा जाता है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज किया जाता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधे एवं जीवों दोनों का विवरण दर्ज किया जाता है। तो 2 नंबर सही है। इसमें पौधा और जीव दोनों का विवरण दर्ज होता है। किस देश के तट के साथ एल नीनो का प्रवाह होता है। एल नीनो का जो उत्पत्ति होता है वह पेरू या फिर यहाँ पर इक्वाडोर भी होगा। इक्वाडोर, पेरू या इक्वाडोर के तट पर एल नीनो का प्रवाह का उत्पन्न होता है। मार्शल आर्ट डंबे किस महाद्वीप से संबंधित है। मार्शल आर्ट डंबे का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। अफ्रीका महाद्वीप में यह मार्शल आर्ट है डंबे। तो विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी। तो विजयनगर कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए सबसे अधिक मुसलमानों की भर्ती किया। तो उसका नाम है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय यह शासक है और इसका शासनकाल 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अब देखिए यह विजयनगर का शासनकाल है और विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। और इन सभी के शासनकाल के समय कोई ना कोई विदेशी यात्री भारत आया है। तो उसको हम देखते हैं। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक फारसी था, फारस का था, यह भारत आया। अब्दुल रज्जाक जो है यह फारसी यात्री था जो भारत आया था देवराय द्वितीय के समय में। देवराय प्रथम के शासन काल में निकोलो कांटी आया था। निकोलो कांटी जो इटली का निवासी था यह देवराय प्रथम के शासन काल में आया। कृष्ण देवराय प्रथम के शासन काल में डोमिगस पायस और बारबोसा ये दोनों पुर्तगाली यात्री है जो कृष्णदेव राय के शासन काल में आया है। तो इसको भी याद रखना है। आगे देखिए। चलिए आइए देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। इक्ता व्यवस्था का शुरुआत अच्छे ढंग से स्टार्ट इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो आइए देखते हैं। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, तो यह भी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था, यह गलत है। पहले इक्तदार के पास आता था, उसे जो ज्यादा सेना के रख रखाव या खर्च के बाद जो ज्यादा बचता था वह फिर सुल्तान के खाते में जाता था। तो आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा। भारतीय सूफी परंपरा पर विचार कीजिए और बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चिश्ती सिलसिला बेसारा सिलसिला था, बिल्कुल गलत है, यह बेसारा नहीं था। सुहरवादी सिलसिले से संबंधित संत एवं अनुयायी गरीबी का जीवन जीने में विश्वास रखते थे, जिनके फलस्वरूप उन्होंने राज्य सेवा स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल गलत है। इन्होंने राज्य सेवा को स्वीकार किया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, तो बिल्कुल गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा
फरीद के शिष्य थे, बाबा फरीद का शिष्य था। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई है? तो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा मिर्च लाया गया है, 4 नंबर हो जाएगा। और मिर्च के साथ साथ तंबाकू भी पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया था। भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण क्या था? भारत में फ्रांसीसियों के महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण था बांडीवास का युद्ध। यही फ्रांसीसियों के भारत में अंत का कारण बना और बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन है? तो प्लासी के युद्ध का जो प्रमुख कारण बना हुआ था कि कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलाबंदी करना, यह बिल्कुल सही है, यह कारण उचित है। कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर वसूली करना, यानी भारी कर लगाना, यानी अंग्रेज मनमाने ढंग से कर वसूली कर रहे थे, तो यह भी एक कारण बन चुका था। सिराजदौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा, सिराजदौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा, तो यह भी कारण था। तो इसमें से तीनों कारण उचित है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो हमारे 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझावों को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया था, बिल्कुल सही है। ऐसा मंत्री जो किसी न एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, बिल्कुल गलत है। वह दूसरे सदन का में भाग ले सकता है, तो इसमें केवल एक सही है। निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो राजनयिक और सैन्य शक्ति राज्यपाल का नहीं है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का शक्ति यह राज्यपाल के पास है। राज्य विधानसभा को आहूत सम्मन करना या स्थगित करना या भंग करना यह राज्यपाल की शक्ति है। दंड के लिए क्षमा, प्रविलंबन, विराम अथवा परिहार प्रदान करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है। तो इसमें से केवल एक नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। राजनयिक और सैन्य शक्ति राज्यपाल का शक्ति नहीं है, यह राष्ट्रपति की शक्ति है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल पद धारण करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 156 के 1 में है। पद त्याग का उल्लेख अनुच्छेद 156 के 2 में किया गया है। आगे देखिए 18 नंबर, राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो राज्यपाल संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति। अगर राज्यपाल के वेतन की बात करें तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया होता है, 3.5 लाख रुपया मासिक वेतन है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद त्याग कर सकता है, किसको पत्र लिखकर? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद लिखकर अपने पद से हट सकता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। पेंट गन किस पे आधारित होता है? पेंट जो गन होता है, पेंट गन, वह किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर। अगर आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करें तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर ये तीनों काम करता है। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई होता है, ऊर्जा की इकाई होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁵ जूल होता है। आगे देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इन चारों ऑप्शन में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो आइए सबसे पहले हम सभी का अपवर्तनांक देखते हैं। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होगा। टारपीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है। किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होगा। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होगा क्योंकि इसका 1.33 है। बहुलक क्या है? तो बहुलक बारंबार आने वाले एकलक है, बारंबार आने वाला एकलक है। आगे देखिए 24 नंबर, अमोनिया में निम्न तत्व उपस्थित रहता है। अमोनिया में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाया जाता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो देख लिए इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 ही तत्व पाए जाते हैं। अस्थायी कठोर जल में क्या घुला होता है? अस्थायी कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट रहता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट रहता है। अगर अस्थायी जल की बात करता कि अस्थायी
कठोर जल में क्या घुला रहता है? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट घुला होता है। आगे देखिए 26 नंबर, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो एक अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा आभासी होता है। आभासी के साथ साथ काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। एक अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा बनता है। एक पॉइज श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका एसआई मात्रक 1 का 10वां भाग होता है, 1 का 10वां भाग होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर, समान आकार की फुटबॉल और पत्थर, एक फुटबॉल और एक पत्थर है जिसका आकार समान है, इन दोनों में जड़त्व किसका अधिक होगा? तो इन दोनों में पत्थर का जड़त्व अधिक होगा, पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन स्रावित होता है। अग्नाशय के द्वारा लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन ये तीनों स्रावित होता है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है? तो लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर, जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर जिंक क्लोराइड प्लस वाई बनेगा। तो वाई क्या है? तो वाई जो हो जाएगा वह हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन। वाई की जगह हाइड्रोजन होगा। रोल्ड गोल्ड में तांबा और किसका मिश्र धातु है? रोल्ड गोल्ड तांबा और किसका मिश्र धातु है? तो यह तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर के नाम से भी जाना जाता है और इसका सूत्र हो जाएगा NaNO3। NaNO3 इसका फॉर्मूला होता है। यदि किसी वस्तु की कंपन की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तो क्या होगा? अगर किसी वस्तु को जो कंपन करने की जो दर है वो घट जाएगा, कंपन की आवृत्ति घट जाएगी और उसका आयाम बढ़ जाएगा तो उसका तारात्व घटेगा। अगर आवृत्ति घटेगी तो उसका तारात्व भी घटेगा, लेकिन उसका अगर प्रबलता बढ़ जाएगा, अगर आयाम बढ़ेगा तो उसकी प्रबलता भी बढ़ जाएगी। तो 2 नंबर सही होगा। तारात्व डिपेंड करता है आवृत्ति पर और प्रबलता डिपेंड करता है उसकी आयाम पे। आरबीआई अधिनियम यानी आरबीआई एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई बैंक की स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन जो इसका एक्ट आया था आरबीआई एक्ट, यह 1934 में आया था। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के शीर्ष राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया? नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया और यह बीके शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग प्लान में कल्पित खर्च से दोगुना हुआ था? तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था और इसका कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 ईस्वी तक था और इसी 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड की स्थापना किया गया था। अगर भारत में बाहरी वाणिज्य उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाहर ऋण पर क्या असर पड़ेगा? तो देश के बाहर इसके ऋण में वृद्धि होगी, ऋण में वृद्धि होगा। आगे देखिए 39 नंबर, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा अमल में लाया जा रहा है? तो ग्राम अनाज बैंक योजना यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा अमल में लाया जा रहा है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? भारत के समुद्री उत्पादों का भारत का सबसे बड़ा व्यापार है वो यूरोपीय यूनियन है या यूरोपीय संघ के देश है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह शाहरुख खान को यह अवार्ड दिया गया है और इन्हें यह देवदास फिल्म के लिए दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इस योजना को 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो भारत का पहला राज्य बन चुका है वह है मध्य प्रदेश।
छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा देगा। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो सीएम है वह मोहन यादव है। एम पॉक्स को के बढ़ते प्रभाव के कारण किसने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा अफ्रीकी संघ के द्वारा किया गया है। अफ्रीकी संघ के द्वारा किया गया है। मिशन कर्मयोगी के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो पोर्टल है यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया और यह पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने गौरव नामक एक हवाई प्रक्षेपित ग्लाइड बम का प्रशिक्षण किया है। किस स्थान पर किया है? तो इसका प्रशिक्षण ओडिशा के तट पर किया गया है। ओडिशा के तट पर किया गया है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? जियो पारसी योजना पोर्टल किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह जो है यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दे दिया है? तो इसके लिए 103 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दे दिया गया। यहाँ पे 8 की जगह 3 कर लीजिए तो 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिलनाडु के नजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को रामसर स्थलों के सूची में शामिल करने के साथ अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल की संख्या हो चुकी है? तो अब भारत में वर्तमान में 85 रामसर स्थल है। और यहाँ से याद रखने योग्य बात यह है कि नजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु में है। तवा जलाशय परियोजना यह मध्य प्रदेश में है। बिहार में पहले एक ही रामसर स्थल था लेकिन अभी वर्तमान में 3 हो चुका है। एक नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में है इसको भी शामिल किया गया है। और पहले से जो था वह कावर लेक यह बेगूसराय में है, यह भी रामसर स्थल है। आगे देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न। हाल ही में पंचायतों में महिला नेतृत्व विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। तो चलिए हमारा यहाँ पर सेट नंबर 9 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें।